हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, ये मेरे सीरीज का यानी कह सकते हैं इस सीरीज का 8वां वीडियो है, जिसमें आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को बतलाया गया है, वो भी हिंदी में। और 2 वीडियो और बाकी हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, इन सीरीज के सारे वीडियोज को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, अच्छे से उसको याद कर लेते हैं, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। साथ ही साथ ये IIBF के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, आधार पुनः प्राप्त प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? आधार पुनः प्राप्त प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीज की जल्दी में हो सकता है, या पत्र गंतव्य तक पहुंचने नहीं है 90 दिन बाद भी, या फिर निवासियों को उनके DID या UID खोना, या फिर दिए गए सभी विकल्प। यानी आधार पुनः प्राप्ति का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी दिए गए सभी विकल्प, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है नामांकन के दिन से 90 दिनों तक, या फिर 30 दिनों के जानकारी का सत्यापन पूरा होने के बाद, या EA से UIDAI द्वारा नामांकन पैकेट प्राप्त होने के दिन से 1 सप्ताह, या फिर जिस दिन से EA UIDAI को नामांकन पैकेट भेजता है उस दिन से 30 दिन तक। तो आंसर हो जाएगा आधार सृजित करने में नामांकन के दिन से 90 दिनों तक का समय लगता है। ठीक है, 90 दिनों तक का समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं। बिल्कुल 90 दिन तक लग जाते हैं, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, आधार वितरण के कितने तरीके हैं? आधार वितरण के कितने तरीके हैं? ऑप्शन है DHL सेवा और ईमेल के माध्यम से, या फिर आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग करके, या भारतीय डाक सेवा के माध्यम से, या फिर दोनों, यानी दूसरा और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी दोनों, 2 और 3। अर्थात आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत संख्या का मोबाइल संख्या का उपयोग करके भी, और भारतीय डाक सेवा के माध्यम से भी, दोनों से हो जाएगा आधार वितरण। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फोन कर सकते हैं? ऑप्शन है 1947, या 5563, या फिर 51969, या 1952। तो आधार की स्थिति जानने के लिए निवासी 51969 पे कॉल कर सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन ID EID उपलब्ध है। SMS के माध्यम से आधार की स्थिति जानने के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है SMS UID स्थित 14 अंक DID और 51969 को भेजें, या फिर SMS UID स्थिति 28 अंक DID और 51969 को भेज, या फिर SMS UID आधार, फिर आधार मोबाइल संख्या और 51969 को भेजें, या फिर दोनों, यानी पहला और दूसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला और दूसरा। अर्थात जो पहला वाला है SMS UID स्थित 14 अंक DID और 51969 को भेजकर, या फिर
SMS UID स्थिति 28 अंक DID और 519969 को भेजकर, यानी इन दोनों नंबरों पर SMS करके जो आधार की स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आधार को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर SMS कर सकता है। क्या ये सच है या झूठ है? तो बिल्कुल आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पे SMS किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया। उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जन्म, सांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेनू को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? ऑप्शन है लगभग 40 दिन, लगभग 50 दिन, लगभग 70 दिन या 90 दिनों तक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 90 दिनों तक। रेनू को आधार के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है राधा से कहें कि वह धैर्य रखे और प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करे, या फिर उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UID पुनः प्राप्त प्रक्रिया का प्रयोग करें, या इस स्थिति में राधा की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, या फिर राधा को एक नया आधार जारी करें। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UID पुनः प्राप्त प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उसे क्या करना है? अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है, यानी उसे अपना आधार नंबर पता है। वह अपने निजी ईमेल ID पर अपना आधार प्राप्त करना चाहता है। उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है नामांकन केंद्र पर जाएं और उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें, हो सकता है ये भी, या UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, आधार डाउनलोड करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है यह संभव नहीं है, और चौथा है ऑप्शन है यानी दोनों, पहला और दूसरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला और दूसरा, अर्थात नामांकन केंद्र पर जाकर उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध भी किया जा सकता है, या फिर UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार डाउनलोड किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का EID और UID संख्या दोनों खो गया है। अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है https:/resident.uidai.net.in find UID EID, ठीक है। दूसरा है https:/resident.uidai.net/web/resident/get/आधार नंबर, ठीक है। तीसरा है https://eaadhar.uidai.gov.in, या इनमें से कोई नहीं। तो जब निवासी का EID और UID दोनों खो गया है, उस स्थिति में, यानी ये जब दोनों नंबर खो गए हैं, तो उस स्थिति में अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे ऑप्शन नंबर 1 यानी https://resident.uidai.net.in/finduidEID पे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसी का अनुसरण, वो उस वेबसाइट का अनुसरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, PDF प्रारूप के रूप में
eaadhar.uidai.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? ऑप्शन है EID संख्या या फिर नाम या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP या सभी दिए गए विकल्प। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फोन कर सकते हैं? आधार से संबंधित किसी समस्या के लिए। ठीक है, ऑप्शन है 51969 या 1947 या 53363 या फिर 1950। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1947 पर आधार से संबंधित किसी समस्या के लिए निवासी फोन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है, स्टेटस जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन है https:/eaadhar.uidai.gov.in या फिर https:/uidai.gov.in या फिर aadharstatus.com या ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला और दूसरा दोनों अर्थात https:/uidai.gov.in पे भी अनुसरण किया जा सकता है या https:/uidai.gov.in पे भी अनुसरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल EID उपलब्ध है। आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम की पहचान करें। ऑप्शन है वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन वेबसाइट पर जाएं या EID संख्या दर्ज करें या मोबाइल नंबर संख्या दर्ज करें या फिर आधार डाउनलोड करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं, EID संख्या दर्ज करें, मोबाइल संख्या दर्ज करें और आधार को डाउनलोड करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला। अगला क्वेश्चन है एक निवासी उसके आधार कार्ड जिसने खो दिया है लेकिन उनके UID या आधार संख्या को जानता है, कदम की सही क्रम पहचाने। इस मामले में आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली वेबसाइट जाए, आधार संख्या दर्ज करें, एक मोबाइल संख्या या दर्ज करें डाउनलोड आधार। तो क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा या फिर पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा या दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा या फिर तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी जो क्रम दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, फिर आधार संख्या डालें, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें और उसके बाद आधार को डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? EID संख्या, पंजीकृत मोबाइल संख्या, OTP। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, 1, 2 और 3 यानी EID संख्या भी चाहिए, पंजीकृत मोबाइल संख्या की भी आवश्यकता है और OTP जो जाता है उसकी भी आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है एक ऑपरेटर को UID EID पुनः प्राप्त प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है एक निवासी का पहली बार आधार सृजन करने के लिए या सिस्टम में डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए या फिर आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए या डेटा कैप्चर करते समय की गई त्रुटियों को कम करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी
तीसरा, आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए ऑपरेटर को यूआईडी या ईआईडी पुनः प्राप्त प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनः प्राप्त की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, एक आधार संख्या धारक एक अस्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। यानी एक आधार संख्या धारक एक अस्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, यूआईडी पुनः प्राप्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? ऑप्शन है, निवासी ने आधार खो दिया है, या निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करने की जल्दी है, या आधार अपने गंतव्य तक 90 दिन बाद भी नहीं पहुंचता है, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। इन सब मामलों में यूआईडी पुनः प्राप्त जो प्रक्रिया है वह मददगार है। अगला क्वेश्चन है, पीईसी का विस्तृत रूप क्या है? पीईसी का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन है, पूर्व नामांकन कार्ड, अस्थायी नामांकन केंद्र, पूर्व नामांकन केंद्र, या सार्वजनिक नामांकन केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अस्थायी नामांकन केंद्र यानी पीईसी का विस्तृत रूप होता है अस्थायी नामांकन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकते हैं? ऑप्शन है 1947 या 1950 या 1974 या फिर 1984। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला 1947। यह एक टोल फ्री संख्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों को आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल एक पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी को ऑपरेटरों या पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स उनके ऑन बोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। आंसर हो जाएगा हाँ यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, जहां निवासी ने कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को NA या NA दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन है सच या झूठ। आंसर हो जाएगा झूठ, बिल्कुल नहीं दर्ज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऑपरेटर्स या पर्यवेक्षक, सब्सक्राइबर, परिचयकर्ता या रजिस्ट्रार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला ऑपरेटर्स या पर्यवेक्षक। यानी अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए ऑपरेटर्स या पर्यवेक्षक को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए? यानी किसे साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन है रजिस्ट्रार,
परिचयकर्ता, निवासी या सब्सक्राइबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा, निवासी। ठीक है, नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या निवासी को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल झूठ, बल्कि इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपवाद और उंगली के निशान अगर सही नहीं पाए गए हैं तो उसको फिर से कोशिश करनी चाहिए कि उसका बायोमेट्रिक्स फिर से दोबारा से हो। अगला क्वेश्चन है, नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना, ठीक है, यानी जांचे बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला बिल्कुल सच। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना जांचे नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। बिल्कुल प्राथमिकता दे। ठीक है, इनको हर जगह प्राथमिकता मिलनी चाहिए, दिव्यांगजनों या वरिष्ठ नागरिकों या फिर गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सच। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ उक्तियां दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है। बायोमेट्रिक्स अपवाद और खराब गुणवत्ता वाली उंगली के निशान के मामले में किसी भी निवासी को नामांकन करने से मना करना। बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन करने के लिए निवासी से भुगतान के लिए कहना। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना। या दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी जो दो चीज़ें अभी बताई गई, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना ही निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना और दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देना। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग न करें। ऑपरेटरों या पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स के बल पर कब्जा सक्षम करें। कोई भी दो ऑपरेटरों एक ही ऑपरेटर आईडी का प्रयोग न करें। या फिर होना चाहिए एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर एक और की ओर से नामांकन हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति देना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा अर्थात ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऑपरेटर या पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स के बल पर कब्जा सक्षम करें। ये दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए जरूरत है। किसकी जरूरत है? ऑप्शन है हस्ताक्षर, आँख की पुतली, चेहरे की छवि या अंगुली की छाप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अंगुली की छाप। अर्थात परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने अंगुली की छाप देने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है कौन सा सही कर रहे हैं। किसी और को नामांकन है कि आप क्या किया है के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति न दें। दूसरों के द्वारा किया नामांकन के लिए हस्ताक्षर न करें। खेतों जहां निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है में
या NA दर्ज करें, नामांकन के अंत में अपनी खुद की अंगुली की छाप दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 4 यानी तीसरा और चौथा, अर्थात खेतों जहां निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है में NA या NA दर्ज करें या अंगुली नामांकन के अंत में अपनी खुद की अंगुली की छाप दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ उक्तियां दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है? नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान निवासी को नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दें। उन गैर अनिवार्य फील्डों को खाली छोड़े जिनका निवासी ने कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टेबल लैंप का प्रयोग करें। आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक के ऑपरेटर ID से लॉगिन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी झूठ, बिल्कुल अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन है परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं, भूल जाओ या दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी परिवर्तन, अर्थात ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड को बदलना चाहिए। अगला है, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है रोजाना, मासिक, वार्षिक या छमाही। तो ऑपरेटर सिंक जो होता है उसके लिए आदर्श आवृत्ति रोजाना होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला, रोजाना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के लिए डैश का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटर, कोई भी मेडिकल या ग्राहक संतुष्टि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटर। ठीक है, अर्थात ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटर का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज प्रमाण पहचान के प्रमाण और निवासी के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है? जी नहीं, कोई भी दस्तावेज जो है वह प्रमाण के रूप में मान्य नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया में के मामले किसे सूचित किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन है अधिकार, निवासी, पुलिस या स्थानीय सांसद या विधायक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नामांकन फाइल या बैकअप के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। क्या भंडारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्राधिकरण, निवासी, पुलिस या परिवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला, प्राधिकरण, अर्थात नामांकन फाइल या बैकअप प्राधिकरण के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। ठीक है, यानी निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। ऑप्शन है सही, गलत, दुविधा के बाद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दुविधा के बाद। ठीक है,
बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। कब? किसी भी दुविधा के बाद। अगला क्वेश्चन है, नामांकन या अद्यतन डिवाइस के जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है? ऑप्शन है रोज नामांकन या अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले, या फिर दिन के अंत में एक बार सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, या महीने में एक बार, या फिर नामांकन डिवाइस खरीदते समय। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला, रोज नामांकन या अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले जीपीएस समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन या अद्यतन मशीनों पर काम कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बल्कि पासवर्ड जो है वो अक्सर बदला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन, धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर या पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए? ऑप्शन है नहीं, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए, या हाँ, धोखाधड़ी से नामांकन या अद्यतन पूरा किया जाना चाहिए, या किसी को भी सूचित नहीं करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहला, नहीं, धोखाधड़ी की सूचना जो है वह प्राधिकरण को देनी चाहिए। अर्थात धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर या पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।